हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, अडप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो एंटीजन स्पेसिफिक होती है। मतलब जब भी कोई पर्टिकुलर एंटीजन जो होता है बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप की जाती है उसे हम अडप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये अडप्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेकंड होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है वो बी सेल द्वारा डेवलप की जाती है, जबकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो टी सेल या टी लिम्फोसाइट द्वारा डेवलप की जाती है। जब भी कोई पर्टिकुलर एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इन बी सेल्स और टी सेल्स पे पाए जाने वाले रिसेप्टर्स के द्वारा इनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है और इनके अगेंस्ट ये सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर अपने क्लोन्स बनाती हैं जो कि इन एंटीजन्स को नष्ट कर देती हैं। इन दोनों पर्टिकुलर ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है उसमें एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं जो कि फ्लूइड के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर आ जाती हैं और बॉडी फ्लूइड में पाए जाने वाले जो एंटीजन्स होते हैं उनको वो नष्ट कर देती हैं। जबकि जो टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसके अंदर ये एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो डेवलप नहीं होती हैं, जबकि ये टी सेल्स जो होती हैं वो डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल्स जो कि एंटीजन से कोटेड होते हैं उनको वो डायरेक्टली वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उनका वो नेचुरल सेल डेथ जिसे कि हम अपोप्टोसिस कहते हैं उसके द्वारा उनको वो नष्ट कर देती हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी का सीक्रेशन होता है और चूंकि ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट द्वारा सिक्रेट की जाती हैं, इसलिए हम इनको बी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ह्यूमरल या ह्यूमस मीन्स होता है बॉडी फ्लूइड, मतलब बॉडी में जितना भी फ्लूइड पाया जाता है इसके ब्लड एंड लिम्फ या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जितना भी जो बॉडी फ्लूइड सीक्रेशन होता है उसके अंदर ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बी लिम्फोसाइट द्वारा सिक्रेट की जाती हैं। तो बेसिकली जो ह्यूमन इम्यूनिटी जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में पाए जाने वाले जितने भी एंटीजन्स होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स या मटेरियल्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये इफ़ेक्टिव होती है। मोस्ट ऑफ पैथोजेंस जो होते हैं वो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बॉडी में जितने भी जो सेल्स के बीच में पाए जाने वाले जो स्पेस होते हैं उनमें ये पैथोजेंस आते हैं, उसके बाद ये इंटरसेलुलर स्पेसेस या सेल्स के अंदर एंटर करते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में जो फ्लूइड पाया जाता है वहाँ इन एंटीबॉडीज़ द्वारा इन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जिससे कि ये पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजेंस जो होते हैं वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये बी सेल्स जो होती हैं वो बोन मैरो की स्टेम सेल्स जो होती है उनके द्वारा इनका प्रोडक्शन होता है और इनका मैचुरेशन भी बोन मैरो में ही होता है, इसलिए हम इन्हें बी सेल्स कहते हैं, बी फॉर बोन मैरो। फिर ये बी सेल्स जो होती हैं इन्हें अभी हम नेटिव सेल्स बोलते हैं और ये बी नेटिव सेल्स जो होती हैं वो सेकेंडरी लिम्फेटिक टिश्यूज़ जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स या माल्ट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ लाइक एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स एक्सेट्रा, पेयर्स पैचेस, इनमें ये मूव करती हैं, वहाँ इनका डिफरेंट एंटीजन से एक्सपोजर होता है। फिर ये नेटिव सेल्स जो होती हैं इनके ऊपर नेटिव बी सेल्स जो होते हैं इनके ऊपर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं। मतलब ये जो बी सेल्स होती हैं अभी जो डिफ्रेंशिएट नहीं है एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, अभी ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, विभेदित नहीं है, इनके ऊपर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं बी सेल रिसेप्टर्स ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं और उससे ये सिक्रेट नहीं होते हैं। अब जो ये मेम्ब्रेन बाउंड जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये बहुत अधिक संख्या में होती है और कोई भी एंटीजन जो कि एंटर कर रहा है या इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो जिस भी रिसेप्टर के ऊपर मैच होता है या फिट करता है उसके बाद वो उससे इंटरेक्ट करने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स जो होते हैं उसमें
सेल सरफेस के ऊपर सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हो जाता है। इन एंटीजेंस के थ्रू सिग्नल्स जो होते हैं वो सेल सरफेस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से फिर न्यूक्लियोप्लाज्म एंड देन जो डीएनए मटेरियल जो होता है उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जीन रीअरेंजमेंट होता है। और जो ये बी नेटिव सेल्स होती हैं अब वो डिफ्रेंशिएट होके एंड डिवाइड होके सबसे पहले मल्टीप्लाई होके वो 2 टाइप्स की सेल्स बनाती हैं, 2 तरह की सेल्स बनाती हैं, जिसको पहली इफेक्टिव सेल्स एंड दूसरी मेमोरी सेल्स। इफेक्टिव सेल्स को हम प्लाज्मा सेल्स भी कह सकते हैं। और ये प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं अब उस पर्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट अपने रिसेप्टर्स, बी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सिक्रेट करती हैं, जिन्हें कि हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंड मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो प्लाज्मा सेल्स की तरह होती है, बट उनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। और वो फर्दर फ्यूचर सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो एंटीजेंस का होता है, फ्यूचर में जब भी एंटीजेंस एंटर करते हैं तो उनके अगेंस्ट ये जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो रैपिडली डिवाइड होके प्लाज्मा सेल्स या इफेक्टिव बी सेल्स में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करती हैं। बी सेल डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो हम बोन मैरो में पहले स्टेम सेल्स बनती है, जिससे प्रो बी सेल्स बनती है। प्रो बी सेल्स जो होती है वो प्री बी सेल्स में कन्वर्ट होती है। प्री बी सेल्स जो होती है वो इमेच्योर बी सेल बनाती है। देन मैच्योर बी सेल एंड मैच्योर बी सेल्स जो होती है वो डिवाइड होके 2 टाइप से सेल्स जो अभी हम बात करते हैं प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स बनाती है। तो सबसे पहले जो बोन मैरो होता है उसके अंदर बी प्रोजेनेटर सेल्स बनती हैं। लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स जो होती हैं उनसे बी प्रोजेनेटर सेल्स बनती हैं, फिर ये नेटिव बी सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। अब अगर इनको एंटीजेंस का एक्सपोजर मिलता है तो वो एंटीजेंस जो होते हैं वो इनके मेम्ब्रेन बाइंड रिसेप्टर्स जो होते हैं उनसे अटैच होते हैं और इनको डिफ्रेंशिएट करके फिर ये इससे 2 प्रकार की सेल्स बनवाते हैं, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। अगर इन नेटिव बी सेल्स का एंटीजेंस इंट्रैक्शन नहीं होता है तो ये सेल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या इनकी डेथ हो जाती है, अपोप्टोसिस हो जाता है, जिससे कि ये आगे काम नहीं करती हैं। हम बात कर चुके हैं कि मेमोरी बी सेल्स जो होती हैं उनके ऊपर सेम मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि ओरिजिनल नेटिव बी सेल्स के ऊपर होती हैं, लेकिन ये अभी सिक्रेट नहीं करती हैं ना। पेरेंट बी सेल्स और नेटिव बी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वैसे ही मेमोरी बी सेल्स के ऊपर भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। लेकिन अभी ये मेमोरी बी सेल्स जो है वो इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन अभी इनके अंदर एंटीबॉडी सीक्रेटिंग प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। इनमें ये अभी फ्यूचर के लिए जो होती है रिजर्व कर ली जाती हैं। जबकि प्लाज्मा बी सेल्स जो होती हैं उनमें उनको हम इफेक्टिव बी सेल्स भी कहते हैं, ये एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद बॉडी के अंदर उस एंटीजन का जितना भी एक्सपोजर जिसके खिलाफ ये बनी है इनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बी सेल्स जो होते हैं उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको हम बी सेल रिसेप्टर कहते हैं। और ये बी सेल रिसेप्टर जो होते हैं इनमें एंटीजन बाइंडिंग साइट पाई जाती है, जिससे कि ये एंटीजन को बाइंड करते हैं, जिसके कि एंटीजन बाइंडिंग के बाद फिर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और डिफरेंट पाथवे से सेकेंडरी रिस्पॉन्सेस शो करते हुए फिर ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिनकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। इन्हें एक बार हम फिर देख लेते हैं कि किस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं और वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करते हुए किस प्रकार वो एंटीजेंस को डिफरेंट पाथवे में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो बेसिकली थ्री वेज जो होते हैं या 3 पाथवे से उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण। पर्टिकुलर कोई भी बैक्टीरिया एंड वायरस जो कि एंटीजन कोटेड होता है उसके चारों तरफ ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो कोट हो जाती हैं और अब ये एंटीजन एंटीबॉडी वायरस जो होते हैं वो किसी भी सेल को या किसी ऑर्गन या टिश्यू जो होता है उसमें ये एंटर नहीं कर पाते हैं या उसकी सेल सरफेस से वो अटैच नहीं हो पाते हैं और अपना टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है वो शो नहीं कर पाते। तो इस प्रकार बैक्टीरिया वायरस को एंटीबॉडी द्वारा कोट कर लिया जाता है, उसको ढक लिया जाता है, उनकी उन साइड्स को ढक लिया जाता है जिसके द्वारा वो किसी एक सेल सरफेस या टिश्यू की सरफेस से वो अटैच हो सकते हैं। तो इस प्रकार उस बैक्टीरिया वायरस को वो उसके टॉक्सिक इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज या उदासीन कर देते हैं।
जैसा कि हम इसके अंदर देख सकते हैं कि टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो एक सेल सरफेस जो होते हैं उससे अटैच होते हैं तो सेल को डैमेज करते हैं। लेकिन अगर यही टॉक्सिक मॉलिक्यूल जो होते हैं इनसे अगर ये एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाती हैं तो अब ये अवेलेबल नहीं होते कि किसी सेल को ये डैमेज कर सकें। तो इस प्रकार किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के चारों तरफ पाए जाने वाले टॉक्सिक मॉलिक्यूल या तो वो सेक्रेटेड फॉर्म में है या उसके चारों तरफ बाउंड फॉर्म में है, उस एंटीबॉडी के साथ ही कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और एंटीबॉडी जो होती है उनको कवर कर देती हैं, जिससे कवर करके उनको उदासीन कर देती है। अब ये सेल को डैमेज नहीं पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार वायरसेस, कुछ वायरस होते हैं जो कि जो आरबीसीज जो होते हैं उससे अटैच होकर उसमें उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हीमोलाइसिस कर सकते हैं। ये वायरस जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं इन वायरस को कोट कर लेती हैं, जिससे कि ये अब वायरस जो होते हैं ये आरबीसीज जो होते हैं उनसे अटैच नहीं हो पाते और हीम एग्लूटेशन रिएक्शन जो होते हैं उसका वो इनहिबिशन करते हैं, उसको रोक देते हैं। सेकंड है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, इसकी भी हम पहले बात कर चुके हैं कि बेसिकली ब्लड सीजम में पाए जाने वाले ये ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं जो लगभग 11 प्रकार के होते हैं, जिसे हम नाम C1 to C9 देते हैं। C1, C2, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 एंड C9 एंड प्रोटीन बी, डी एंड प्रोटीन बी। ये प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली जब भी कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस कॉम्प्लेक्स से ये प्रोटीन जो होते हैं वो रिएक्शन कर सकते हैं, उनसे अटैच होकर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सीजम प्रोटीन जो होते हैं जनरली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन जब कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो इन प्रोटीन से अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद उनको एक्टिवेट कर देते हैं और एक प्रोटीन एक्टिवेट होकर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह से चैन रिएक्शन में एक के बाद एक ये सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं, इनसे जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला है इन्फ्लामेटरी बेडेटर्स। तो ये प्रोडक्ट जो होते हैं, जो बाई प्रोडक्ट बने हैं, वो बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल जो होते हैं उनको डीग्रैन्युलेट कर देते हैं और उनमें से कुछ जो ग्रैन्यूल सिक्रेट होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, हिस्टामिन एक्सेट्रा, जो कि बाकी दूसरे इम्यून सेल्स जो होते हैं उनको साइड ऑफ इन्फेक्शन जो होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कीमोटैक्सिस इफेक्ट दिखाते हैं और साथ में एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं। सेकंड है ऑप्सोनिन्स। ये बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऑप्सोनिन्स की तरह काम करते हैं, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, जितनी भी जो ये जिनमें कि फेगोसाइजेशन की कैपेसिटी पाई जाती है उनको वो माइक्रोबियल सेल्स ये एंटीजन से जोड़ते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं कि ये मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स या दूसरी फेगोसाइज वे सेल्स जिनमें कि फेगोसाइजेशन की कैपेसिटी पाई जाती है वे इन एंटीजेंस या माइक्रोबियल सेल्स जो होते हैं उनको वो फेगोसाइज कर सके, उनको एनगल्फ कर सके। तीसरा, ये मिलके एक जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि एंटीजेंस या बैक्टीरिया या वायरस कोई भी जो सेल होती है, फॉरेन सेल होती है, उससे ये अटैच हो जाते हैं और उसमें ये पोर्स बना देते हैं और पोर्स बनाने के बाद उसमें जो वाटर फ्लूइड का जो एंट्री होती है वो बढ़ जाती है, वो पर्टिकुलर जो एंटीजेनिक सेल्स होती है वो स्वेल होके फट जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी के साथ मिलता है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो एंटीबॉडी का FC पार्ट जो होता है उसमें एक रीजन होता है जो कि C1 कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ सकता है। वो पार्ट जो होता है वो ओपन हो जाता है और वो C1 कॉम्प्लेक्स के साथ को एक्टिवेट करते, उससे अटैच होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। अब ये C1 जो होता है वो C2 और C4 को C2A, C2B, C2 को C2A और B में एंड C4 को C4A और B में कन्वर्ट कर देता है।
ये C2 B एंड C2-4B जो होते हैं वो C3 जो होता है उसको C3A एंड C3B के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो C3B जो होता है वो C5 को C5A और C5B में कन्वर्ट कर देता है, और ये C5B जो होता है वो C6 को, C6 C7 को, C7 C8 को, C8 जो था C9 को एक्टिवेट कर देता है। अल्टीमेटली C5B, C6, C7, C8 एंड C9 मिलके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर एंटीजेनिक सेल्स जो होती हैं उसमें ये पोर्स बना देते हैं और उसको स्वेल करके उसको बस्ट कर देते हैं। इसके अलावा इसमें जो C3, C2A, C4A एंड C5A जो बनते हैं, ये जो होते हैं वो इम्यून मेडिएटर का काम करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स का काम करते हैं। एंड C3B जो होती हैं, C3B जो होती हैं वो ऑप्सोनिन का काम करती हैं, जो कि मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल जो होते हैं उनको एक्टिवेट करके इन एंटीजेंस का फैगोसाइजेशन करती हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ फैगोसाइटोसिस, जो कि हम बात कर रहे थे। ऑप्सोनाइजेशन या एनहेंस अटैचमेंट, बेसिकली IgG और IgE या फिर C3B और C4B ये जो होती हैं वो एंटीबॉडी के FC रीजन, इनका जो एंटीबॉडी होती है IgG और IgE जो होता है इनका FC रीजन, और C3B और C4B जो होते हैं वो मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल्स इन सेल्स से अटैच होते हैं और इनको ये एक्टिवेट करते हैं कि ये एंटीजेंस का एक्टिवली ऑप्सोनाइजेशन कर सके, उनका फैगोसाइजेशन कर सके। बेसिकली फैगोसाइजेशन में फैगोसोम्स बनते हैं जिनके अंदर ये एंटीजेंस होते हैं, और इनके ऊपर जो मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स में पाए जाने वाले लाइसोसोम्स में जितने भी टॉक्सिक सिक्रेशन होते हैं वो सिक्रेट किए जाते हैं और इनको किल कर दिया जाता है। अगर एंटीजन जो है या माइक्रोबियल सेल जो है वो इतनी बड़ी है कि वो मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल जो होता है उसके अंदर एनगल्फ नहीं हो सकती, तो डायरेक्टली एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रेशन जो होता है इनसे किया जाता है, और डायरेक्टली इनके ऊपर टॉक्सिक मटेरियल जो होता है वो उनका स्प्रे करके इन एंटीजेंस या माइक्रोबियल सेल्स जो होती है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जैसे कि वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल होती है, ट्रांसप्लांट सेल होती है, कैंसर सेल्स होती हैं, इसके अंदर मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स के लाइसोसोम द्वारा डायरेक्टली जितना इनका जो कंटेंट्स होता है वो उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है और उसके एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग इन सेल्स की कर दी जाती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जैसे कि ये IgG है, तो इसका जो FC रीजन जो होता है उन पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि इन ऑप्सोनिन सेल्स जितनी भी जो मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके ऊपर इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जब इन रिसेप्टर्स से ये जुड़ते हैं तो इनको एक्टिवेट कर देते हैं, और इन एंटीबॉडी से जब एंटीजन जुड़ा हुआ होता है तो ये इनको एनगल्फ कर लेते हैं और इनका ऑप्सोनाइजेशन कर देते हैं। इसी प्रकार C3B जो होते हैं उसके रिसेप्टर्स भी मैक्रोफेज सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स के ऊपर पाए जाते हैं, और ये C3B जो होते हैं वो एंटीजन के साथ भी अटैच हो जाते हैं। तो जब ये एंटीजन के साथ अटैच होते हैं और इन मैक्रोफेज के साथ अटैच होते हैं तो इन मैक्रोफेज को या न्यूट्रोफिल्स को ये एक्टिवेट कर देते हैं कि अब ये इन एंटीजेंस जो होते हैं इनको एनगल्फ करके इनका ये फैगोसाइजेशन कर लें। तो इस प्रकार एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो डिफरेंट पाथवे में ह्यूमन इम्यूनिटी के दौरान उनकी मैकेनिज्म के दौरान ये इनको एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थैंक यू।